नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूसीसी पर एनडीए में भी असमंजस दिखाई देने लगा है। दरअसल मेघालय सीएम कोनराड संगमा ने इसे भारत के खिलाफ बताया है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर जोर देने की आलोचना की और कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। समान नागरिक संहिता के रूप में पार्टी का अब तक का नजरिया भारत के विचार के ही खिलाफ है। बता दें, एनपीपी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी है। ये सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व करती है। 2 विधायकों के साथ भाजपा एमडीएफ सरकार में भागीदारी है, जबकि 60 सीटों वाली विधानसभा में संगमा की पार्टी के 28 विधायक हैं। एनपीपी का मेघालय के अलावा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मजबूत राजनीतिक आधार है। कांग्रेस का संसदीय रणनीति समूह शनिवार को समान नागरिक संहिता पर विचार करने के लिए दिल्ली में बैठक करने जा रहा है। ये बैठक सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद पर बुलाई गई है। इस बैठक की अहमियत इसलिए है कि सोमवार यानी 3 जुलाई को कानून और न्याय मामलों की संसद की स्थायी समिति इस मामले पर विचार करने वाली है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार 27 जून को मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में पहली बार समान नागरिक संहिता पर खुलकर बात की थी। इस वजह से संसद की स्थायी समिति की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कुछ अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ट्विटर को कहा है कि केंद्र सरकार के पास ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की शक्ति है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने नियमों को न मानने के कारण ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ट्विटर को यह जुर्माना 45 दिनों के अंदर कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करना होगा। इसमें देरी की जाती है तो इस पर प्रतिदिन 5,000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि उनके पास ट्वीट को ब्लॉक करने और अकाउंट पर रोक लगाने की शक्ति है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्विटर अपने उपयोगकर्ताओं की तरफ से नहीं बोल सकता है, साथ ही साथ उसे उनकी ओर से अपील दायर करने का भी कोई अधिकार नहीं है। ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे ताकि लिंचिंग और मॉब वायलेंस की घटनाओं को रोका जा सके। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू का कहना है कि वी सेंथिल बालाजी को लेकर राज्यपाल गलतियों के बाद गलतियां कर रहे हैं। उनके मुताबिक राज्यपाल ना तो मंत्री को एक तरफा बर्खास्त कर सकते हैं और ना ही इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल की राय ले सकते हैं। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि संविधान राज्यपाल को मुख्यमंत्री के अनुरोध के बिना किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं देता है, जो अकेले ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों पर निर्णय ले सकता है और शामिल करने या बाहर करने पर फैसला ले सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, यह प्राथमिक बात है कि राज्यपाल ऐसे मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री बी सेंथिल बालाजी को गुरुवार को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि कुछ ही घंटों के अंदर राज्यपाल ने बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के आदेश को स्थगित कर दिया। उनके इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीएम स्टालिन ने इस संबंध में राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि किस अधिकार का इस्तेमाल कर मंत्री को बर्खास्त किया गया। एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं। ऐसा करना एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का एकमात्र विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बर्खास्तगी का पत्र जारी करने के कुछ ही घंटों बाद अटॉर्नी जनरल की राय लेने के लिए फैसले को वापस ले लिया गया। इससे पता चलता है कि राज्यपाल ने इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले कानूनी राय भी नहीं ली थी। केंद्र सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया है। शुक्रवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर तुषार मेहता को अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद से एक्सटेंशन दे दिया है। अधिसूचना के मुताबिक 1 जुलाई 2023 से इस पद पर उनका 3 साल के लिए तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले पूर्व केंद्र सरकार ने उन्हें 2018 में 2 वर्ष के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। 2 वर्ष तक इस पद पर रहने के बाद 2020 में उन्हें पहली बार एक्सटेंशन देते हुए दूसरा कार्यकाल दिया गया था। महाराष्ट्र के यवतमाल से पुणे जा रही एक बस में आग लगने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना शनिवार रात करीब 2 बजे की है। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बुलढाणा में आग लगने से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के समय इस बस में 33 यात्री सवार थे।
25 यात्रियों की जलने से नींद में ही मौत हो गई, जबकि 8 यात्री किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना के बाद आग लगने से 25 लोगों के मारे जाने की घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ इस हादसे की जांच कराने का भी ऐलान किया है। फ्रांस में 4-5 दिनों से दंगे हो रहे हैं। करीब 45,000 पुलिसकर्मियों को दंगे रोकने के लिए तैनात किया गया है। करीब 1,000 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बता दें, मंगलवार को पेरिस के पास 17 वर्षीय किशोर को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद फ्रांस में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में दंगों में बदल गए। कुछ शहरों में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फ्रांस की यात्रा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। रॉयटर्स और CNN के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान वाहनों में आग लगाने, इमारतों में लूटपाट के सीन देखने को मिल रहे हैं। दंगा रोकने वाली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई स्थानों पर जमकर झड़प हुई है। हालात के मद्देनजर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपने मंत्रियों के साथ इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। डायमंड लीग 2023 में 30 जून को लुसाने चरण में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कमाल दिखाते हुए 87.66 मीटर का थ्रो करने के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चोट के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए लुसाने डायमंड लीग में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उनका पहला प्रयास फाउल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने बेहतरीन तरीके से वापसी करने के साथ पहला स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।